नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 90 सेकंड में पूरी दुनिया को समझा दिया कि युद्ध खत्म करने का रास्ता क्या है। जबकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश पिछले 68 दिनों से यह तय नहीं कर पाए हैं कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकेगा तो कैसे। मोदी ने साफ साफ शब्दों में कहा, युद्ध खत्म करना ही होगा। इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हो सकती। मोदी का मैसेज क्लियर है, युद्ध ऐसे खत्म नहीं होने वाला। युद्ध विराम ही इकलौता रास्ता है। अगर युद्ध विराम न हुआ तो नुकसान हर मुल्क का होगा। मोदी ने वो कहा जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। युद्ध न रुका तो तेल के दाम आगे और भी तेजी से बढ़ेंगे। जीत किसी की नहीं होगी, सबकी हार होगी। युद्ध विराम ही इकलौता रास्ता है। दुनिया पुतिन को डरा नहीं सकती, ज़ेलेंस्की को झुका नहीं सकती, इसलिए पुतिन से बात करनी ही होगी, तभी कोई रास्ता निकलेगा। युद्ध रोकने की पहल करने वाला यह मोदी का पहला बयान है और आगे और भी बहुत कुछ होगा। मोदी के ये 65 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है। 65 घंटे दिल थाम कर बैठी। मोदी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री यूरोप पहुंचे तो क्यों होने लगे अचानक मोदी के इतने चर्चे। मोदी 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 मोदी। युद्ध काल में यूरोप से बहुत बड़ी खबर आने वाली है। भविष्य का निर्माण होगा। इंडिया रेडी है। मोदी ने कूटनीति की स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी है। पूरा यहाँ एरिया मोदी मोदी के नाम से गूंज रहा था। इंडिया बिल्कुल यहाँ पे एक टॉकिंग पॉइंट है। आज मैं देखता हूँ जितनी हमारी इज्जत हिंदुस्तान की यहाँ बढ़ी है, पहले वो नहीं थी। भारत के लिए नजरिया और भारतीयों के लिए भी नजरिया बहुत बदला है। इंटरनेशनल अफेयर्स और रिलेशनशिप के लिए आज मोदी गवर्नमेंट जितना एफर्ट लगाती है, पहले वो नहीं दिखता था। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया का ग्लोबल स्टेज पे अपना स्टांस रखा है। 25 मीटिंग्स, 8 वर्ल्ड लीडर्स से डायरेक्ट एंगेजमेंट। मोदी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर हैं। यूरोप में फिलहाल तो इंडिया का ही टशन है, भगवा रंग ही फ्लेवर है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, इसकी एक झलक बर्लिन में देखने को मिल रही है। ब्रैंडन के ठीक सामने जहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मराठी ढोल ताशे बज रहे हैं यहाँ पर। और ये सारे वो लोग हैं जो कि या तो प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर अपने खास अंदाज में यहाँ पर इस डांस फॉर्म को वो दिखा रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में दिल्ली में उन्होंने सत्ता संभाली है, दुनिया में भारत की धमक बढ़ी है, इंडियन डायस्पोरा की धमक बढ़ी है। और दुनिया में भारत की धमक बढ़ने से जाहिर तौर पे इंडियन डायस्पोरा को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में इंडिया को लेकर यह नैरेटिव
क्रिएट करने की कोशिश हुई कि रूस का साथ देकर इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया साइडलाइन हो गया, दुनिया से कट गया। मगर बर्लिन से मोदी और जर्मन चांसलर की मुलाकात की ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी ने वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के लिए बड़ी लकीर खींच दी है। जर्मनी के चांसलर शॉल्ज के साथ मोदी की ये पहली 1-to-1 मुलाकात थी। मोदी ने ऐसा बैलेंसिंग एक्ट प्ले किया कि अमेरिका हो या यूरोप, इंडिया की कूटनीति ने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। यहां यूरोप दौरे से ठीक पहले मोदी के 3 ट्वीट्स के कूटनीतिक मायने भी समझ गए। पहले ट्वीट में मोदी ने जर्मनी का जिक्र किया, दूसरे में डेनमार्क का और तीसरे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का। मोदी इन्हीं 3 देशों के दौरे पर है। तीनों का यूरोप में अपना दमखम है और सबके लिए इंडिया का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में न्यू इंडिया हां में हां नहीं मिला था। पश्चिमी और यूरोपीय देशों को नो कहने की ताकत रखता है। आज का भारत अपने रूल खुद सेट करता है, दूसरों के कहने पर नहीं चलता। इसीलिए तो दुनिया इस नए भारत को फॉलो करती है और हिंदी बोलने वाले जर्मन भी मोदी मोदी करते नहीं थे, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, कैसे आप देखती हैं पीएम मोदी को? मोदी जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा पर्सनालिटी है और उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का रोल दुनिया में बहुत ग्रोइंग है उसका काम से। वो बहुत how to say, he is like doing a lot for India, for India's image in the world. So this is very important work he is doing. जर्मनी में लोग, बाकी लोग यहाँ पे पीएम मोदी को, उनके कामकाज को, इंडियन गवर्नमेंट के कामकाज को मोदी के अंतर्गत कैसे देखते हैं? Well, I think India's image is rising since he is in power in the world, because he is doing a lot of work on that. मोदी की यूरोप विजिट कुछ और वजहों से भी इंपॉर्टेंट है। जिन 3 देशों के दौरे पर मोदी हैं, उनमें से 2 यानी जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन लॉबी के 2 बड़े प्लेयर्स हैं। दोनों रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हाइपर एक्टिव हैं। मगर युद्ध वाली क्राइसिस के बीच भी इंडिया ने हर यूरोपियन कंट्री से अपना संतुलन बनाए रखा है।
जर्मन चांसलर से मोदी की मीटिंग हो गई। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले ही भारत दौरे पर आए थे। ईयू कमीशन की अध्यक्ष ने भी मोदी से इन पर्सन मीटिंग की थी। और अब अगला नंबर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का है। ध्यान रहे कि यूक्रेन से हिंदुस्तानियों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से रेगुलर टच में थे। पिछले महीने की 25 तारीख को ही मैक्रों एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। बधाई संदेश देने वाले राष्ट्राध्यक्षों में मोदी का नाम सबसे पहला था। इंटरनेशनल क्राइसिस के टाइम में अमेरिका भी इंडिया की तरफ ही टकटकी लगाए बैठा है। बाइडेन लगातार मोदी से हॉटलाइन पर जुड़े रहे। पिछले महीने ही वर्चुअली मोदी से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भले ही एक खेमे से दूसरे खेमे में बढ़ गई, मगर इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल रहा। मोदी की विदेश नीति में दुनिया के लिए क्लियर मैसेज था, और वो ये कि दुनिया को भारत की जरूरत है, न कि भारत को दुनिया की। और अब यही बात जर्मनी से लेकर डेनमार्क और फ्रांस तक टॉकिंग पॉइंट है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और ऐसे में यूरोप का एक बड़ा कंसर्न रहता है उस मसले को लेकर। भारत ने अपनी पोजीशनिंग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से की। आप लोग कैसे मैसेज देखते हो भारत की पोजीशनिंग को लेकर रूस यूक्रेन लड़ाई के संदर्भ में? देखिए, जो है हमारे जो है विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि जब हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए कि भाई जो है हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जनवरी से आज तक जितना ऑयल इंडिया ने इंपोर्ट किया है वो जो है जर्मनी का आफ्टरनून जो है डाइट है। ओनली एक आफ्टरनून में जितना, मतलब कि दोपहर से शाम तक जितना जर्मनी इंपोर्ट करता है उतना किया है। तो इतना शोर ज्यादा है, लेकिन जो वो एक तरह से कोई उसका बेस नहीं है। यहाँ विदेशों में इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वो किस चीज से प्रभावित रहते हैं? यहाँ पे दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मैसेजिंग करते हैं उसे लेकर प्रभावित तो रहती हैं, क्योंकि हम लोगों की इज्जत भी बढ़ रही है यहाँ पे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आर्टिकल आया था एक जमाने यहाँ पे, इंडिया ए कंट्री विदाउट होप। फिर एक आर्टिकल मैंने एक मैगजीन में पढ़ा कि हाउ कैन बिकम ए इंडियन। तो ये चेंज है, ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। मोदी जी जैसे इंडिया में है, उसका बाहर जो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि क्या सुधार किया है इंडिया में, कैसे चल रहा है, तो दुनिया भी देख रही है। वजह यह है कि बहुत पॉजिटिव सरकार है अभी भी। आप जैसे देखेंगे जयशंकर जी ने क्लियरली बता दिया है उस दिन कि 10 मिनट के एक आफ्टरनून के लिए जितना उनको ये लगता है गैस लगता है उतना अपने को कई महीने के लिए लगता है। ऐसा फॉरवर्ड आंसर, ऐसा क्लियर आंसर देने का अभी तक का किसी गवर्नमेंट में हमने तो देखा नहीं है। इस गवर्नमेंट क्लियरली वेरी स्टेबल है और वेरी फर्म है। तो इस वजह से इवन जर्मन डायस्पोरा भी अपने तरफ एक रिस्पेक्ट की तरफ से देख रहा है, ऐसा मेरा मानना है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत ने जो स्टैंड लिया है, दुनिया को जो मैसेज दिया है, उसने विदेश में रहने वाले भारतीयों को एक ताकत दी है। ये ताकत यूं ही नहीं आई, इसके लिए मोदी ने मेहनत की है। भारत की विदेश नीति को इंडिया की नीति के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, और ये अचानक नहीं हुआ। हिंट तो मोदी ने कई साल पहले ही दे दिया था। मेरा पता नहीं बचपन से आत्मविश्वास इतना है, और एक कारण है, वैसे ये सबके सामने बोलना अच्छा है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बोल देता हूं। बचपन से अखबार देखते थे, टीवी का जमाना आया तो टीवी में देखते थे, दुनिया के लीडर आते थे, छोटे से देश का भी लीडर हो, बड़े से देश का लीडर हो। एक तो हाइट बॉडी में वो बड़े होते हैं, हम लोग ज्यादा शरीर में भी थोड़े कम होते हैं, और मैं देखता है हमारे नेताओं को ऐसे करके वो ले जाते हैं। ये चीज मुझे बड़ी अखरती थी। मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल की क्यों ना हो, ये बाहर वाले ऐसा करके ले जाते हैं। मेरे मन में रहता था मेरा देश स्वाभिमान से खड़ा होगा, ये मेरे मन में भाव भरा पड़ा था। ये क्यों था मैं नहीं जानता, और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। विश्व में हमारी स्वीकृति के लिए एक सवालिया निशान बन गया। कोई भी देश होता था यार ये कितने दिन रहेगा, ये निर्णय करेगा कौन, मानेगा।
मैं विदेश नीति की सफलता के पीछे दुनिया के देशों की भारत के प्रति जो भाव जगा है उसका सबसे पहला क्रेडिट इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को देता हूं। 2014 में 30 साल के बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। उस सरकार का परिणाम है कि दुनिया के देशों को भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। भारत का रुतबा और बढ़े, ये हिंदुस्तान की 21वीं सदी के लिए उपयोगी है। दुनिया से आंख में आंख मिलाकर बात करने के इसी अंदाज ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक मजबूत प्लेयर के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। इसी का नतीजा है कि बीते कुछ समय से यूरोपीय नेताओं के एक के बाद एक भारत आने के बावजूद कहीं से भी यूक्रेन युद्ध पर किसी प्रकार के दबाव की बात सामने नहीं आई। यही भारत की नई विदेश नीति है, यही है मोदी की युद्ध नीति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी के यूरोप दौरे का मेन फोकस भारत और 3 यूरोपियन देशों से द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करना होगा। यूरोपीय संघ के लिए भारत एक अहम रणनीतिक और तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। अहम बात यह है कि यूरोपीय संघ के लिए अमेरिका के बाद भारत ही दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। नॉर्डिक देश यानी यूरोप के उत्तर में बसे देशों के साथ भारत के रिश्ते करीबी रहे हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड इस क्षेत्र के प्रमुख देश हैं। 5 नॉर्डिक देशों में से 4 देश भारत के टॉप 20 व्यापारिक साझीदारों में शामिल हैं। रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस भी भारत का इंपॉर्टेंट रणनीतिक पार्टनर है। चीन और पाकिस्तान को छोड़कर इस वक्त हर देश भारत का दोस्त है। पश्चिमी यूरोपियन और कुछ एशियन देशों से चीन की तनातनी छुपी नहीं है। ऐसे में इंडिया के लिए ये विन विन सिचुएशन है और ऑल ओवर वर्ल्ड मोदी ही इसमें डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि दुनिया को भी पता है आज का भारत सिर्फ सुनने वाला राष्ट्र नहीं है, अपनी बात स्पष्टता और बिना झिझक सुनाने वाला देश भी है। हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ आ गए थे सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए और इतनी देर खड़े रहे और जैसे ही उनको देखा बाहर निकलते हुए पूरा यहाँ एरिया मोदी मोदी के नाम से गूंज रहा था। भारत माता की जय और उनको देखकर बहुत उत्साहित है हम लोग। क्या वजह क्या है? वजह उनका जो चार्म है, जो हमने आने वाले पिछले 5-6 सालों से उन्हें देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं उनकी पॉलिसीज और सब चीज़ों को, तो मन में एक था कि एक बार उन्हें फिजिकली देखें, उनका चार्म देखें। और उन्होंने जब हमारी तरफ देखा उन्होंने वेव किया, सो नो वर्ड्स। वजह सबको पता है कि आज मोदी जी जर्मनी में आए हुए हैं और ये पहली बार है हमारे यहाँ आने से 3 साल हो गए और ये फर्स्ट टाइम है कि मोदी जी यहाँ आए हुए हैं। मोदी जी के चलते तो आप आई हैं, ये वजह पता है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों। बस उन्हें देखने की, एक झलक पाने की, और यही एक वजह है। बिल्कुल देख रहे हैं हम लोग कि कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ इंडिया को, तो बस एक यही वजह है उन्हें देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत की जिस प्रकार से ब्रांडिंग करते हैं या भारत की उनकी कामों को लेकर जो भारत की छवि दुनिया में बनी है, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? यहाँ पे जो लोगों से बातचीत होती होगी, खासतौर पे जर्मन लोगों से जो बातचीत आप लोगों की होती होगी अपने उम्र के लोगों से, क्या कुछ मैसेज मिलता है? फर्क पड़ा है, मतलब हमें ओवर द ईयर्स जैसे आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा बढ़ा है। पहले हाँ ठीक है, लेकिन अब वो लोग इंडियन पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, हमसे खुद पूछते हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। सो एक हमें भी एक गर्व महसूस होता है कि हाँ हम इंडियन हैं और हमारे जो नेता है वो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं और ऐसा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज हमें एक ऐसे भारत का सपना दिखाया है जो हम हमेशा से देखना चाहते थे। और वो जो जिस तरीके की विकास की नीतियां लेकर के आ रहे हैं, यहाँ बर्लिन में रहकर के हमें यह एहसास होता है कि हमारा भारत भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं। आम बोलचाल की जबान में कहें तो दुनिया का नया बेस्ट फ्रेंड भारत बन चुका है और इस दोस्ती की नींव किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी है। इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया की बढ़ती ताकत को आप देश के प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग से भी जोड़कर देख सकते हैं। मोदी कई महीनों से लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए हैं। दुनिया के 22 वर्ल्ड लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में
भारत के पीएम मोदी 77% के साथ पहले स्थान पर हैं। अब जरा दुनिया के ताकतवर देशों का हाल देख लीजिए। बाइडेन 40% के साथ 13वें नंबर पर। दो यूरोपियन देश यानी फ्रांस के मैक्रोन 37% के साथ 18वें और बोरिस जॉनसन 29% के साथ सबसे आखिरी यानी 22वें नंबर पर है। मोदी की लीडरशिप में इंडिया के 74% लोगों को लगता है कि भारत राइट ट्रैक पर है, जबकि अमेरिका के 67% लोगों का मानना है कि बाइडेन ने उनके देश को रॉन्ग ट्रैक पर डाल रखा है। फ्रांस के 70% और ब्रिटेन के 71% लोगों के मुताबिक उनका देश रॉन्ग ट्रैक पर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया किस पोजीशन पर है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब तो दुनिया के कोने कोने में मौजूद हिंदुस्तानियों के साथ साथ विदेशी भी कहने लगे हैं कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। थोड़ी देर पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। आलोक कुमार ने साफ साफ कहा कि सच सामने आने वाला है और इससे मुस्लिम पक्षकारों को डरना नहीं चाहिए। दरअसल 6 और 7 तारीख को ज्ञानव्यापी मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर की टीम पहुंचने वाली है। इसके पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी ने कोर्ट का आदेश न मानने और लाशों के ऊपर से गुजरने की धमकी दी। आखिर मस्जिद के अंदर ऐसा क्या है कि कैमरे को अंदर ले जाना मना है? हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र लगातार वाराणसी में मौजूद हैं और वहां से उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी भेजी है। अयोध्या के बाद अब काशी की बारी। ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी की तैयारी। कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष नाराज। नहीं, बिल्कुल नहीं दाखिल होने देंगे। ये तो कतई नहीं दाखिल होने देंगे। अगर वो जाएंगे तो हमारी लाशों पर से गुजर के जाएं। हिंदू पक्ष का ज्ञानवापी में मंदिर का दावा। आज को आज कैसी, और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। तो नागर शैली का मंदिर होता है उत्तर भारतीय, उसका पूरा अवशेष पड़ा हुआ है। तो क्या अब अयोध्या के बाद काशी की बारी है? 10 मई को बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। बाबा विश्वनाथ के धाम और ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी की तारीख कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर 6 और 7 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी है। ये पहला मौका होगा जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के दावे को साबित करने के लिए साक्ष्य जुटाए जाएंगे। वीडियोग्राफी होगी तो कई सबूत भी सामने आएंगे, कई तथ्य सामने आएंगे। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने पिछले साल 18 अगस्त 2021 को इस मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था, लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं हो सका। 26 अप्रैल को फिर कोर्ट बैठी और मामले में सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बहाल रखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर और इस ज्ञानवापी मस्जिद परिसर समेत श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक सर्वे के दौरान पूरे कैंपस की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे के इस काम को 6 मई को किया जाएगा। अगर उस दिन किसी वजह से काम न पूरा हो पाए तो अगले दिन यानी 7 मई को इस काम को पूरा किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर इस मामले में सर्वे करने वाले कमीशन का सहयोग करने का आदेश दिया है। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट 10 मई को दाखिल होनी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर टीम आती है तो उसे उसकी लाश के सामने से गुजरना होगा, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्षकार जो हैं वो ये चाहते हैं कि जब वीडियोग्राफी होगी तो सच सामने आएगा, और जो तथ्य हैं वो जब सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोर्ट के आदेश पर फुल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वीडियोग्राफी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। टीम को मस्जिद में न घुसने देने की धमकियां दी जा रही हैं। कोई कोर्ट या कोई भी कह दे कि जाइए यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए, तो क्या यासीन साहब को राइट नहीं होगा कि अपनी हिफाजत करें?
नहीं, हम तो कह रहे हैं संविधान के दायरे में रहते हुए उसका विरोध कराइए। नहीं, बिल्कुल नहीं दाखिल होने देंगे, ये तो कतई नहीं दाखिल होने देंगे। अगर वो जाएंगे तो हमारी लाशों पर से गुजर के जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ के डीएम और चीफ होम सेक्रेटरी ने दाखिल किया है सुरक्षा का पूरा ब्यौरा, उस सुरक्षा का खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो वीडियोग्राफी हो जाएगी तो सुरक्षा पर आंच कैसे आ जाएगी? क्यों नहीं आ जाएगी? वो पूरे मार्केट में टहल जाएगी वीडियोग्राफी, और जब वीडियोग्राफी पूरे मार्केट में टहल जाएगी तब सुरक्षा प्रबंध का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। लाशों से गुजरने की धमकियां दी जा रही हैं। यासीन साहब जिस 1993 वाले प्लान का हवाला दे रहे हैं उसकी डिटेल भी देखिए। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश के संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हाई लेवल कमेटी की निगरानी में ठोस कार्य योजना बनाई गई। इसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ के जवानों के जिम्मे रहती है। इसे रेड जोन कहा जाता है। रेड जोन में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ समेत किसी भी अन्य तरह का सामान ले जाना प्रतिबंधित है। बाहरी सुरक्षा घेरे में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहते हैं। पुलिस की तलाशी के बाद ही आम लोग रेड जोन में एंट्री करते हैं। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यासीन साहब को डर है, अगर वीडियोग्राफी होगी तो राज खुलेगी, मंदिर होने के दावे की हकीकत सामने आएगी और मस्जिद की आड़ में जिस सच को छुपाया जा रहा है वो बेपर्दा हो जाएगा। हम सब लोग भारत के संविधान से, संविधान के अंतर्गत कोर्ट से और कोर्ट के आदेशों से बंधे हुए। वो इस मुकदमे के पक्षकार हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश का उल्लंघन करना और कहना कि हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, ये एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। भारत में रहने वाले सब लोगों को संविधान और कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। सत्य के उद्घाटन से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, वो चुनौती निरस्त हो गई है। अब कोई कारण नहीं है कि आदेश का पालन ना हो। मैं विश्वास करता हूं कि अगर वो इस आदेश का उल्लंघन करना चाहेंगे तो कोर्ट बाकी सब तरीकों का भी इस्तेमाल करके अपने आदेशों का पालन कराएगी। ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी से आखिर मुस्लिम पक्ष क्यों भयभीत है, ये वाकई बड़ा सवाल है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद में सबूत जुटाने पहुंचने वाली टीम का विरोध पहली बार नहीं हो रहा। तस्वीरों में आप 1996 की इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखिए। 17 मई 1996 को भी यहां से टीम को बहरंग लौटना पड़ा था। उस दिन भी जुमा था और 6 मई को भी जुमा है। ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के लोग अपने हठवादिता पर अड़े हुए हैं। ये सर 1996 का है, ये 1996 का है। ये आप देख रहे हैं कि 18 मई 1996 का अखबार है। मैं उस समय इस मुकदमे का वादी था और विश्व हिंदू परिषद महानगर उपाध्यक्ष भी था। उस समय भी श्रृंगार गौरी पर पहुंचे वकील कमिश्नर को बिना जांच और नाप जोख किए लौटना पड़ा। उस समय के एडीएम सिटी बादल चटर्जी ने ये कहा हम लोगों से कहा था, आई डिड नॉट प्रोटेक्ट योर टीम। हम लोग कहे कि सर हम लोग मर जाएंगे लेकिन ज्ञानवापी जांच कमीशन कराएंगे। हम लोग 5 लोग तो वहाँ 500 लोग थे और आज भी शुक्रवार को 6 जो है जांच होने जा रही है। उस दिन जुम्मे का समय है। हम समझते हैं मस्जिद में लोग घुस जाएंगे फिर निकलेंगे नहीं, कैसे होगा यह एक चिंता का विषय है। मतलब ये पहली बार नहीं है, पहले भी कोशिश की जा चुकी है। तब सच पर पर्दा डालने में एक पक्ष कामयाब रहा, लेकिन अगस्त 2021 में 5 महिलाओं की याचिका के बाद मामला फिर सुर्खियों में आया और कोर्ट ने सबूत जुटाने के लिए वीडियोग्राफी का आदेश दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा मामला भले ही काफी पुराना हो, पिछले 3 दशकों से चला आ रहा हो, लेकिन इस केस से जुड़ा जो सबसे नया मामला है वो सिर्फ 8 महीने पहले का है। अगस्त 2021 में दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और वाराणसी की रहने वाली इन 4 महिलाओं सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और रेखा पाठक, इन महिलाओं ने
वाराणसी की अदालत में एक याचिका दायर की और उसमें ये मांग की कि मां श्रृंगार गौरी की नियमित रूप से पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। ये बताइए कि आप लोगों ने जो याचिका में मांग रखी, मोटे तौर पर क्या कहा आप लोग? हम लोगों की यही मांग थी कि जो मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है वहाँ पे हम लोग को जो है कि पूजा पाठ करने को मिले, और जो है कि वहाँ पे क्या था कि साल भर में एक ही बार दर्शन करने को मिलता है। तो हम लोग का यही मांग था कि हम लोग को प्रतिदिन जैसे सारी मंदिरों में पूजा पाठ होता है उसी तरह यहाँ भी मिले हम लोग को। आप लोग की क्या आस्था है कि वो वहाँ पर मंदिर रहा होगा, ऐसा आप लोग का मानना है? मंदिर अभी भी है उसमें, लेकिन वर्तमान में उस पर मस्जिद सब खड़ा कर दिए हैं, तो हम लोग की आस्था है उसमें। हम लोग कह रहे कि उसमें मतलब दर्शन पूजन ये सब मिलता नहीं है। चैत्र नवरात्र की चतुर्थी को कुछ समय के लिए दर्शन होता है जो प्रतिदिन होना चाहिए। अभी मामला अदालत में है, आप लोगों को क्या उम्मीद है कि अदालत से इसका हल निकल सकेगा? क्योंकि अभी कोर्ट ने वीडियोग्राफी की बात कही है, तो जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। जी नहीं, पूरा हक है। हम लोगों को उम्मीद है कि न्यायालय हमारे हक पे ही फैसला करेगी। क्यों ऐसा लगता है आप लोगों को कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वहाँ पर कभी मंदिर रहा होगा? नहीं, वो आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो बताते थे कि यहाँ पे मंदिर था। और हमारी जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे, जो सुहागन नारियाँ थी, वो अक्सर दर्शन करने जाया करती थी। तो उन लोग से हम लोग को अक्सर मालूम होता है यहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है, और कुछ दिनों के बाद वहाँ पाबंदी लग गई कि वहाँ पे रोक लगा दिया गया। प्रशासन हम लोग को जाने नहीं देती थी, और साल में आधे घंटे के लिए खोला जाता था। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो मंदिर जैसे सारे मंदिर बनारस के अंदर सब जगह खुलते हैं रोज, और रोज उनकी पूजा अर्चना होती है, वैसे हमारी श्रृंगार गौरी की क्यों नहीं होती है? आप लोग को क्या लग रहा है? मामला अदालत में है, तो अब ये मामला अदालत से सुलझेगा? अयोध्या की तरह अब काशी का जो विवाद है वो सामने आ गया, अब उसमें भी विरोधाभास नजर आ रहा है, कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। क्या उम्मीद है? सुलझेगा। अदालत को हम लोग पूरा विश्वास है कि हम लोग को न्याय मिलेगा यहाँ पे, और माँ का दर्शन पूजन भी हम लोग करेंगे। हिंदू पक्षकारों को कोर्ट के फैसले पर विश्वास है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोर्ट की अवमानना करने पर तुला है। 1970 की इन तस्वीरों को देखिए। महिलाओं के वकील का दावा है कि मंदिर की दीवार पर मस्जिद की मीनार को खड़ा किया गया। हमारे बादीगर द्वारा कुछ दिया गया है कागजात, जिससे फोटो है। इस फोटो को आप देख लीजिए, ये मंदिर है, ये मंदिर है, और इस मंदिर से साफ स्पष्ट होता है कि मंदिर के सारे दीवार हैं, इसके ऊपर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये है, ये मंदिर की दीवारें हैं। उजला वाला हिस्सा उसको तोड़ करके ज्ञान माफी मस्जिद कहा जा रहा है, लेकिन यह मंदिर का ही अवशेष भाग है। ये देखिए मंदिर है, यह मंदिर है। और उजला वाला हिस्सा आप कह रहे हैं कि मस्जिद है, और बिल्कुल सटा हुआ दीवार जो है वो मंदिर है। अभी की तारीख में मस्जिद है वो? अभी मस्जिद लोग कह रहे हैं, मस्जिद है नहीं, वो भी मंदिर है। तस्वीर कब की है ये 70 की है, 1970 की तस्वीर है। हमारे वादी द्वारा इसको उपलब्ध कराया गया है। काशी विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद भले ही काफी पुराना हो, लेकिन इससे पुराना है बाबा विश्वनाथ के मंदिर का इतिहास, जो मुगलों के सबसे ज्यादा टारगेट पर रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया था, लेकिन 100 साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 ईस्वी में करवाया। मंदिर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। 1585 ईस्वी में अकबर के नौरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 1642 ईस्वी में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। हिंदुओं के भारी विरोध के बाद प्रमुख मंदिर को तो नहीं तोड़ा जा सका, लेकिन काशी के 63 छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। इसके करीब 111 साल बाद इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर होने का दावा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि मौजूदा मंदिर में जो नंदी की पुरानी प्रतिमा है उसका मुंह भी ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है, जबकि मौजूदा मंदिर और बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग दूसरी तरफ। इसलिए भक्त दावा करते हैं कि नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की ओर होता है
और मुख्य शिवलिंग ज्ञानवापी मंदिर के अंदर ही मौजूद है। हमारे यहाँ देखेंगे कि जैसे कि हर जगह देखेंगे कि जो महादेव मंदिर है, नंदी उनके ठीक सामने विराजमान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि एकदम ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से ही नंदी जी है। तो हमारी आस्था समान का क्या हुआ? अगर हम लोग हिंदू हैं तो हमारे हिंदुस्तान में हमारी क्या आस्था क्या हुआ? काले पत्थर की जो नंदी बैल इस समय है वो तो शिवलिंग की तरफ देख रही है, लेकिन जो ओरिजिनल नंदी बैल है वो काफ़ी बड़ी है और भगवे रंग की है। वो उसकी फेसिंग जो है वो मस्जिद की तरफ है। इससे साफ सिद्ध होता है कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। आस्था तो जुड़ी हुई है, क्योंकि मस्जिद के नीचे 109 शिवलिंगे हैं। पहले 92 के पहले जब तक ये अयोध्या वाला कांड नहीं हुआ था, तब तक लोग हर शिवरात्रि पर जो शिवसेना वाले आते थे दर्शन करते थे। ये 92 के बाद से प्रतिबंधित हो गया। अब अंदर जाना जो है मना हो गया, प्रतिबंधित हो गया, वहाँ सिक्योरिटी लगा दी गई। काशी विश्वनाथ धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने वाले विवाद का अंत भी जरूरी है। 6 और 7 मई को वीडियोग्राफी के बाद कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट 10 मई को सबमिट होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। माफिया के खिलाफ जैसा एक्शन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ले रही है, वैसी ही कार्रवाई मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी अब करने लगी है। मुरैना के खूंखार डकैत कल्ली गुर्जर गैंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। गैंग के सदस्य और कल्ली के बहनोई का घर प्रशासन ने तोड़ दिया। बुलडोजर तब तक नहीं रुका जब तक पूरा घर ध्वस्त नहीं हो गया। हालांकि अतिक्रमण ढहाने की कार्रवाई शुरू होते ही कुछ लोगों ने प्रशासनिक अमले पर पथराव किया, लेकिन बाद में हालात काबू कर लिए गए। शिवराज सिंह के अफसरों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही डकैत कल्ली गुर्जर ने पहाड़गंज के गांव में 3 साल की नाबालिग से सगाई करने के लिए जमकर फायरिंग की थी। इस मामले की जांच में कल्ली के बहनोई गिरिराज गुर्जर के बहनोई का नाम सामने आया। पुलिस को पता चला कि गिरिराज ने सिद्धनगर इलाके में एक अवैध मकान बनाया है, जिसे गिरा दिया गया। मुरैना एसपी ने कहा कि एंटी माफिया मुहिम जारी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।